गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग यार बहुत अच्छे होगे सच में। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग देखे थे भाई कि भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, एक द्विबीजपत्री भ्रूण कैसा होता है ना, द्विबीजपत्री भ्रूण कैसा होता है, एक बीजपत्री भ्रूण कैसा होता है। उसमें हमने सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया था, कैसे जा करके भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। आज का देखो हमारा जो टॉपिक है मैं पहले से ही बता देता हूँ, उसका टॉपिक है भ्रूण पोष। ठीक है, भ्रूण पोष इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है ना। देखो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था, तो वही एक ये यहाँ पे है हमारे पास। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था वहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक अंड सेल थी, सहायक कोशिका थी, यहाँ पे ध्रुवीय कोशिका थी, और यहाँ पे क्या थी, एंटीपोडल सेल थी। इससे आकर के एक मिला तो क्या बना, यहाँ पे बन गया भ्रूण, एम्ब्रियो जिसको हमने बोला। ठीक है, ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा भ्रूण। ठीक है, ये यहाँ पे जब तीन कोशिकाएं मिलती हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, तो हमने यहाँ पे आपको बताया था, ये बनता है भ्रूण पोष। ठीक है, ठीक है। तो जो भ्रूण पोष होता है आखिरकार ये क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो पता चल गया ना कि ये जो बीजांड काय होता है इसके अंदर ही होता है भ्रूण पोष। और इसका काम क्या होता है, जो हमारा युग्मनज बन रहा है, जो हमारा जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, उसको क्या करना, तो उसको खाने पीने की व्यवस्था कराता है भ्रूण। तो अगर पूछा जाए कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, वो सॉरी भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, तो आप लोग लिखेंगे कि अगर निर्माण की बात आ जाए तो द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, प्लस नर युग्मक। ठीक है, जब द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक मिलता है तभी भ्रूण का निर्माण होता है, और इस क्रिया को त्रिसंयोजन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, बताया था कि नहीं, त्रिसंयोजन। ठीक है, ट्रिपल संयोजन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, त्रिसंयोजन कहते हैं, या त्रिसंलयन भी कहते हैं। त्रिसंलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो द्वितीयक केंद्रक होता है इसमें 2n कोशिकाएं होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगुणित कोशिकाएं होती हैं, तो 2n और n मिलाकर के क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा बेसिकली 3n यानी कि त्रिसंयोजन। ठीक है, तो अगर पूछा जाए भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, तो भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, तो भ्रूण पोष का निर्माण, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक के मिलने से होता है, और इस क्रिया को त्रिसंयोजन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, भ्रूण के अंदर होता क्या है, ठीक है, भ्रूण के अंदर संचय क्या होता है, तो भ्रूण के अंदर ये जो भ्रूण बन रहा है, इसकी जब कोशिकाएं बढ़ रही हैं, एक बनेंगी, दो बनेंगी, चार बनेंगी, तो इसके अंदर संचय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मंड, इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, तो भ्रूण के अंदर क्या संचय होता है, तो भ्रूण के अंदर भोज्य पदार्थ, ठीक है, स्टार्च यानी कि मंड संचय होता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक क्या भ्रूण के अंदर, भ्रूण पोष के अंदर जो होते हैं, तो इसके अंदर भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक क्या संचित करते हैं भ्रूण पोष के अंदर, तो वो संचित करते हैं स्टार्च यानी कि मंड। ठीक है, तो भ्रूण पोष का विकास कैसे होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि भ्रूण पोष का निर्माण त्रिसंयोजन से बने एक भ्रूण पोष केंद्रक PEN के विकसित होने से होता है। एक भ्रूण पोष केंद्रक जब ये बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, यानी कि इसको हमने बोला PEN मतलब क्या होता है, PEN मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है,
तो भ्रूण का विकास कैसे होता है? तो भ्रूणपोष का विकास, सॉरी भ्रूण का नहीं, भ्रूण का विकास तो होगा, एक अंड कोशिका होगी, एक नर युग्मक होगा। अगर भ्रूण के विकास में बोला जाए तो एक अंड कोशिका उस सेल एक सेल होगी और एक नर युग्मक होगा, तब जाकर के किसका विकास हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भ्रूण का विकास। लेकिन भ्रूणपोष का विकास देखा जाए तो भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंयोजन से बने एक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन से, त्रिसंयोजन से बने एक भ्रूणपोषी केंद्रक के विभाजन से या उसके बढ़ने से, उसके वृद्धि से या उसके विकसित होने से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जिसको हम लोग एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भ्रूणपोष का काम क्या होता है आप लोग समझ गए। भ्रूणपोष संचय करता है किसको? वो संचय करता है स्टार्च यानी कि मंड को। ठीक है, अब देखो भ्रूणपोष का काम क्या होता है। तो भ्रूणपोष का काम होता है भ्रूण के विकास और बीज के अंकुरण के समय में भ्रूणपोष का काम होता है। ठीक है, किसके समय में? तो बीज के अंकुरण के समय में। ठीक है, और क्या काम होता है इसका? और इसका काम होता है भ्रूणपोष का। तो भ्रूणपोष मतलब ये भाई एक तरह का किचन होता है। जैसे आप छोटे से बच्चे थे तो किचन में आपका दूध उबाला जाता था, ठीक है, निप्पल में डाल के पीते थे। उसके बाद जब बड़े हो गए तो किचन में अभी तुम्हारा खाना बनता है। ठीक है, तो लाइक ऐसे ही भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष मतलब खाने की जगह होती है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो भ्रूणपोष होता है वो एक तरह से किचन होता है। ठीक है, जैसे किचन में खाद्य सामग्री रखी होती है ना, और आप किचन में ही रहोगे तो खाना खाते रहोगे, है ना, बड़े होते रहोगे ना। तो इसी तरह क्या होता है कि ये एक तरह का किचन होता है, और जो भ्रूण होता है वो एम्ब्रियो को हमेशा खाना देता रहता है, पोषण देता रहता है। क्या देता रहता है? पोषण। ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, तो जो भ्रूणपोष होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक या फिर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक, ये भ्रूण कोष हो जाएगा भाई, पोष होगा, है ना, भ्रूण एंडोस्पर्म। ठीक है, ये होगा। तो जो एंडोस्पर्म होता है वो द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक से मिलकर के बनता है, जाहिर सी बात है, और त्रिसंयोजन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद यही त्रिसंयोजन की जो क्रिया होती है तो उसके बाद क्या बनता है? तो वो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद इस भ्रूणपोष के अंदर रहता क्या है अगर देखा जाए तो मेनली, तो इसके अंदर स्टार्च होता है, जिसको मंड बोलते हैं, मंड इसके अंदर होता है। ठीक है, ये क्या करता है? भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक होते हैं जो स्टार्च और मंड को संग्रहित किए रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बीज के अंकुरण के समय में। ठीक है, जब बीज का अंकुरण होता है तब भ्रूणपोष का उपयोग होता है, और भ्रूण के विकास के समय में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे, आप लोग मिटा दो मैं इसको। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म अब आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक लिखा तो एक भी बार किसी ने बताया तक नहीं कि भैया अंग्रेजी तुमने गलत लिख दिया, सच में। तुम लोग जो नोट्स बना रहे हो ना, उस नोट्स को चेक भी करवा लो थोड़ा सा। चेक मतलब कि व्हाट्सएप पर भेज दो, उसमें सॉरी इंस्टाग्राम पे भेज दो, हम देख भी ले, है ना। चलो हेडिंग कर लो अब, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, यदि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देखा जाए, भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं? तो मेनली ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं, पहले को बोलते हैं केंद्रकी भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष मतलब न्यूक्लियर, केंद्रक किसका होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है ये क्या होता है? तो देखो, जो केंद्रकीय होता है, सबसे पहले हम देखते हैं भ्रूणपोष को बनाते हैं। ठीक है, ये हमने एक बना दिया बीजांडकाय है ये। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया ये क्या है? तो ये बना दिया युग्मनज है, ये बना दिया हमने यहाँ पे, ये है इसका भ्रूणपोष। ठीक है,
हमने देखा कि ये जो युग्मनज है वो क्या है, तो वो 2n है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये 3n है। इसको हम लोग क्या बोले, तो इसको हम लोगों ने बोला, याद रखना क्या बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हमने बोला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हमने इसको बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आप समझ लो, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस, ठीक है। दो वर्ड मीनिंग समझ लो, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब जब केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। किसका विभाजन, तो अगर केंद्रक का विभाजन हो रहा है तो हम सिंपली बोल देंगे कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। और अगर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है, किसका विभाजन, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन, और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए देखते हैं। ये क्या हुआ, युग्मनज हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हुआ। अब देखो इसमें होता क्या है, तो देखो कोशिका द्रव्य हमें पता चल गया कि इसका जो कोशिका द्रव्य है वो विभाजित नहीं होगा, ठीक है। जो नाम में देखो ना, नाम में क्या लिख रखा है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष ऐसा भ्रूणपोष होता है जिसमें केवल केंद्रक का ही विभाजन होता है, ठीक है। यानी कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस की क्रिया ही होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा भाई, ये तो इसका रखा हुआ है, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। यानी एक केंद्रक से क्या हो गए सर, तो एक केंद्रक से हो गए यहाँ पे दो केंद्रक, ठीक है। दो केंद्रक हो गए, ठीक है। यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, ठीक है। फिर देखते देखते क्या हुए, यही दो केंद्रक ये हो गए, ढेर सारे केंद्रक हो गए, समझना, ढेर सारे केंद्रक हो गए। अब देखो क्या होता है, देखते देखते यहां पे यही अवस्था में क्या होता है कि ये क्या है हमारा, तो नीचे वाला युग्मनज है भाई, ठीक है। अब ये देखते 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 ये केंद्रक बना ले, कोशिका द्रव्य का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसमें यदि देखा जाए तो इसमें ये जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं केंद्रीय रिक्तिका। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय रिक्तिका, ठीक है। न्यूक्लियर वैक्यूल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हमको एक बात पता चल गया कि भाई अगर इसको देखा जाती है कैसी संरचना है, एक केंद्र की है कि बहु केंद्र की है, तो ये बहुकेंद्र की भ्रूणपोष है, ठीक है। कैसा भ्रूणपोष है बताओ, पहले एक केंद्रक था, धीरे धीरे दो हो गया, कोशिका द्रव्य का इसमें विभाजन हुआ नहीं, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या हो गया, ये बहुकेंद्रिकी बन गया। बहुकेंद्रिकी बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि केंद्रकीय विभाजन के अंतर केंद्रीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष के अंतर्गत केवल केंद्रक का ही विभाजन होता है, बहुत ढेर सारी केंद्रक मिलकर के बना लेता है। एग्जाम्पल क्या है, नारियल का पानी, उदाहरण। अगर इसके आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल है इसके नारियल का पानी, बिल्कुल जलीय भ्रूणपोष के अंतर आता है, ठीक है। अब बहुत पूछा जाता है ये,
नारियल के अंदर जो देखो ये केंद्रीय रिक्तिका है, इसी के अंदर पानी भरा रहता है, और इसके अंदर जो नारियल खाने वाला होता है ना, वो इसके आगे वाला जो भ्रूणपोष है ना, जिसको कोशिकीय भ्रूणपोष बोलते हैं, वो वाला भाग होता है। ठीक है, तो जैसे नारियल का पानी हो गया, इसके बाद कैप्सेला, मक्का, गेहूं, चावल आदि हो गया। ठीक है, नारियल का पानी, कैप्सेला हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, आदि चीजें हो गई किस चीज में, तो आदि चीजें हो गई आपकी केंद्रीय भ्रूणपोष यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। ठीक है, चलिए पहला समझ में आ गया। दूसरा देखते, इसको लिखा ही रहने देते, दूसरा भी इसे हम टीप देते हैं। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म। कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के पास देखने को क्या मिलता है भाई? सबसे पहले ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? युग्मनज है। ये क्या है? तो ये है PEN, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक की एक कोशिका बनाता है साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके। जाहिर सी बात है, ये केंद्रक था, इकट्ठा करके ये बना लिया कोशिका। ठीक है, अब देखो ये जो भ्रूणपोष केंद्रक है, अब ये कोशिका का विभाजन करेगा। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, दोनों चीज का विभाजन होता है। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर लिख लेना, जानकारी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो इसके अंदर केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेज में क्या होगा भाई? ये देखो, ठीक है, यानी कि पहले देखो एक कोशिका थी, एक कोशिका से दो कोशिका बन गई ना। अब देखो ये युग्मनज है, याद रखना, जाइगोट है। ठीक है, 2 से 4 बन गई, है ना। ये क्या है? ये 2 सेलुलर इंडोस्पर्म है, फिर ये 4 सेलुलर इंडोस्पर्म है। फिर देखते देखते भाई इसके अंदर बहुत ढेर सारी, ये देखो यानी कि क्या हो गया? ये बहुकोशिकीय हो गया, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म ये बन गया कि नहीं, बताइए। समझना बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें सर कोई समझने वाली बात है नहीं। ठीक है, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। तुम लोगों को लगता होगा कि आज भैया थोड़ा सा उदास उदास नहीं, यार उदास नहीं हूँ, मेरे थोड़ा सा फीवर टाइप में है लगता है। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा ही समझा ही देता हूँ इसे। ठीक है, तो जिसमें नारियल का जो सफ़ेद भाग होता है, ठीक है, उदाहरण अगर इसका देखा जाए तो जो नारियल का सफ़ेद भाग होता है, कौन सा भाग? नारियल का सफ़ेद भाग। तो जो नारियल का सफ़ेद भाग होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो कोशिकीय भ्रूणपोष के अंतर्गत आता है। इसके बाद जैसे बिग्नोलिया, धतूरा और विल्ला रसिया। ठीक है, बिग्नोलिया, बिग्नोलिया, ठीक है, धतूरा व विल्ला रसिया, विल्ला रसिया, ये सब पौधे हैं। ठीक है, फल है। उसे में बताया जाता है इनका जो भ्रूणपोष है वो किस प्रकार का होता है। तो भैया उनका केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, सॉरी कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो इसके अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है बच्चे? सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर सेल होती हैं, वो बिल्कुल से विभाजित हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है यार। ठीक है, सेल होती हैं, विभाजित हो जाती हैं, और विभाजित होने के बाद क्या बना लेती हैं?
विभाजित होने के बाद सिंपली तरीके से बना लेते हैं अपना एक मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं, चलिए। अभी दो प्रकार के आप लोगों ने देख लिया है, अब ये वाला जो देखेंगे ये लास्ट होगा। ठीक है, आज मेरे को सच में थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है। एक्चुअली रात में जगह भी, हाँ रात में जगह भी था मैं आज, शायद इस वजह से है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, परेशान मत होना। माध्यमिक या हेलोबियल, ठीक है, हेलोबियल भ्रूणपोष, इसको बोलते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष, इंग्लिश में बोलेंगे हेबोलियल, हेलोबियल। हेलोबियल, अभी देखने इसमें से मिटेगा नहीं जल्दी, एंडोस्पर्म। ठीक है, जो हेलोबियल इंडोस्पर्म होता है, जो माध्यमिक भ्रूणपोष होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, तो देखो माध्यमिक भ्रूण के अंतर बिल्कुल सिंपली हम लोग बनाएंगे फिर एक स्ट्रक्चर। ठीक है, बीजांडकाय का ये देखेंगे हमारा है युग्मनज, ये है भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, क्या देखेंगे, ये है भ्रूणपोष केंद्रक। जब ये भ्रूणपोष केंद्रक दोबारा से विभाजित होगा यहाँ पे, ठीक है, तो पहली बार में तो ये अपना कोशिका, देखो यहाँ पे पहली बार में केंद्र, मतलब पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार यहाँ पे केंद्रक विभाजन भी हो रहा है। ठीक है, पहली बार केंद्रक विभाजन भी हो रहा है, और सेकेंड बारी में यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार में ही कोशिका द्रव्य विभाजन भी हो रहा है। ठीक है, सिर्फ पहली बार ही केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, इसके बाद केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पे युग्मनज सेफ रहता है और यहाँ से फिर ये कोशिकाएं बनाना शुरू कर लेता है। ठीक है, ये कोशिकाएं ऐसे बनाएगा। ठीक है, कोशिकाएं आपकी क्या होंगी, विभाजित होंगी, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, पहली बार कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, इधर ये कोशिकाएं बनना शुरू हो गई, उधर ये केंद्रक विभाजन शुरू हो गया। ठीक है, फिर फाइनली ये स्ट्रक्चर जब आगे जाएगा तब देखना, ये है तो कोशिकाएं इसके आसपास पहुंच जाएंगी। ये देखो, केंद्रक तो रखना पड़ेगा ना भाई। देखो, इसको रखने के बाद सुंदर लग रहा है, लेकिन सोचो मेरा हाथ कितना दर्द करने लगा है ना। लिखने में इतना ज़्यादा दर्द नहीं करता जितना तो इसे सजाने में कर रहा है। बचपन में सजाया करते थे यार, जब स्कूल में पढ़ा करते थे। लगता है फिर तुम लोगों के साथ में स्कूल में आकर के पढ़ूं, क्या मज़े आते थे। बताओ, तुम लोगों के साथ आके पढ़ूंगा, पढ़ाओगे कि नहीं तुम लोग, तुम लोगों के साथ ज़मीन में बैठ करके, जहाँ भी तुम लोग बैठते वहीं पे बैठ करके मैं पढूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये फ्री होते हैं। ठीक है, तो इनको फ्री न्यूक्लियाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इनको फ्री न्यूक्लियाई बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें दो चेम्बर होते हैं। कौन से चेम्बर होते हैं, दो चेम्बर होते हैं। एक चलाजा चेम्बर होता है ना, चलाजा आप लोगों को देखा था ना, निभाग चलाजा। तो इसमें एक भाग होता है जिसको बोलते हैं चलाजा चेम्बर, ये ऊपर वाले भाग जहाँ फ्री न्यूक्लियाई टहलते रहते हैं, इसको चलाजा चेम्बर बोलते हैं।
ठीक है। इसमें से क्या होता है, जब ये कोशिकाएं यहाँ पे विभाजित होती हैं तो यहीं से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका बेटा फॉर्मेशन होता है? तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल वॉल के चारों तरफ एक दीवार हो जाएगी। ठीक है, चारों तरफ दीवार हो जाएगी तो फिर ये बन जाएगा आपका भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म बन जाएगा। फिर इसके अंदर केंद्रक भी विभाजित होकर के भरे रहेंगे, भूलना नहीं केंद्रक वन का, है ना? नहीं, केंद्रक तो नाराज हो जाएंगे तुमसे। ये देखो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये केंद्रक विभाजित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एस्फोडेलस और एटीमुरस। ठीक है, एस्फोडेलस, एस्फोडेलस और एफिडमुरस। ठीक है, इसके उदाहरण है एफिमुरस। ठीक है, एस्फोडेलस, भाई साहब कैसे नाम है, एस्फोडेलस एफिमुरस। इसमें आप लोग डिफिनीशन अगर इसकी लिखना चाहें तो लिख लेना कि भाई पहली बार प्रथम विभाजन के दौरान केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। इसमें कैसे लिखेंगे कि भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन में केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, वही होता है माध्यमिक यानी कि हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक है, देखो यहाँ पे भ्रूणपोष के अगर यदि टाइप्स देखे जाए ना, भ्रूणपोष के बारे में एक जानकारी क्या, तो भ्रूणपोष के प्रकार देखा जाए यदि, है ना, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। चलो एक सेकंड ना, मैं एक चीज और देखा था, एक चीज मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक पता है क्या है? जो पहले भ्रूण होता है, समझना, तो भ्रूण के आसपास कुछ भाई इसको दीवार चाहिए ना, तो भ्रूण व्यवस्था करता है एक कणों का। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है भ्रूण? एल्यूरोम कणों, ठीक है, एल्यूरोम ग्रेन्स का निर्माण करता है। ठीक है, फिर जो एल्यूरोन जो ग्रेन्स होते हैं वो एक पूरी परत का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो परत इसके ऊपर चढ़ी है ना, वो है एल्यूरोन परत। ठीक है, एल्यूरोन लेयर। ठीक है, तो ये होता है भ्रूणपोष, इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, एल्यूरोन की परत चढ़ी होती है। ये याद रखना, कभी आपसे MCQ के अंदर पूछ सकता है, तुरंत जवाब दे देना। ठीक है, बेइज्जती मत मेरी करवा देना। हम देखते हैं बीज के बारे में। एक होते हैं भ्रूण पोषी बीज, ठीक है, एक होते हैं भ्रूण पोषी बीज और एक होते हैं अभ्रूण पोषी बीज। आ लगा दो, बस हो गए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। एक क्या होते हैं? तो एक होते हैं भ्रूणपोषी यानी कि एंडोस्पर्म सीड और नॉन एंडोस्पर्म सीड। एंडोस्पर्म सीड, नॉन एंडोस्पर्म सीड। देखना, एंडोस्पर्म सीड मतलब क्या होता है? एंडोस्पर्म सीड मतलब ये होता है कि ऐसा भ्रूण या ऐसा जो बीज होता है उसके ऊपर भ्रूणपोष की एक कवर चढ़ी रहे, है ना। भ्रूणपोषी बीज जिसे बोलते हैं, यानी कि बीज अंदर घुसा रहेगा छोटा सा, लेकिन परत उसके ऊपर चढ़ी रहेगी, उस परत को बोलते हैं भ्रूणपोष की परत। ठीक है, तो डिफिनीशन ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष, ठीक है, बीज के अंकुरण तक पाया जाता है। ठीक है, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष, ऐसा बीज
जिसमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक पाया जाता है, अंकुरण के समय तक पाया जाता है या अंकुरण तक पाया जाता है, वैसे बीज को हम लोग बोलते हैं कि ये भ्रूणपोषी बीज है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मक्का। मक्का का आप लोग दाना लाते हो, मक्का कभी खाए होगे, तो जब मक्का खा लेते हो तो देखते हो छोटे छोटे बीज उसमें रहते हैं, अंदर की तरफ बिल्कुल छोटा सा रहता है। तो मक्का का बेसिकली हम लोग क्या खाते हैं, आप लोग कभी सोचे हो? मक्का का ऐसे होता है, बीज ये होता है बस। तो ये जो बाहर वाला भाग है ना, ये है एंडोस्पर्म, ठीक है। ये क्या है? तो ये है सीड। तो मक्का का कौन सा भाग खाते हो? तो मक्का का आप लोग खाते हो भ्रूणपोष, ठीक है। इसके ऊपर का जो परत होती है इसको बोलते हैं सीड कोट, ठीक है, सीड कोट। तो मक्का का कौन सा खाते हो? भ्रूणपोष खाते हो, छोटा सा अंदर बीज रहता है, ठीक है। मक्का हो गया, सुपारी हो गया, अरंडी हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। गेहूं आदि। तो इन सभी के अंदर क्या होता है? इन सभी के अंदर बीज अंदर छोटू सा होता है और भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष बड़ा सा होता है बाहर बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा भ्रूणपोष देखो, मक्का का भ्रूणपोष कब तक होता है? तो हमेशा तक होता है बिल्कुल, मतलब जब तक वो जमीन में दबा नहीं देंगे तब तक भ्रूणपोष उसका रहा आएगा ना, क्योंकि बीज को सुरक्षित किए रहता है, काफी मजबूत होता है। बताओ, मजबूत होता है, डांट टूट जाए अगर बिना पकाए हुए, बिना आग में दिखाए हुए उसे खाओ तो। जो अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं कि भ्रूण परिवर्धन के समय ही इनका भ्रूण नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसका उल्टा कर दो कि ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक नहीं पाया जाता है, ठीक है, कि ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अभ्रूणपोषी बीज बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सीड या ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, ठीक है। भ्रूणपोष मतलब भाई भ्रूणपोष नहीं पाया जाएगा, एक सीड कोट होगी। सीड कोट मतलब एक बीज पत्र, मतलब एक परत चढ़ी होगी, बस हो गया। जैसे आप एग्जांपल ले लो, चना, मटर, ठीक है, चना, मटर, अरहर, ठीक है। चना का एग्जांपल लो, कैसे होगा चना? देखना, होता है कि नहीं बताओ? चना के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर होती है जिसे सीड कोट बोलते हैं। सीड कोट हटाओगे तो उसके अंदर दो बीज पत्र मिलेंगे। ये देखो, एक बीज पत्र ये, एक बीज पत्र ये। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बीज पत्र। बीज पत्र यानी कि कॉटिलेडॉन। तो इसके अंदर क्या मिलेंगे? दो बीज पत्र मिलेंगे। उसके ऊपर अगर देखा जाए चना के ऊपर तो क्या होता है? उसके ऊपर सीड कोट होती है, ठीक है। चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, इन सबके ऊपर क्या होता है? एक परत चढ़ी होती है, तो उसको बोलते हैं क्या होता है? ये अभ्रूणपोषी बीज होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अभ्रूणपोषी बीज क्या होता है और भ्रूणपोषी बीज क्या होता है, ठीक है। बताओ, समझ में आया? तो फाइनली आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। पहला कंप्लीट हो गया भ्रूण का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है बीज और फल का निर्माण, ठीक है, यही टॉपिक बचते हैं। तो बस हम लोग चैप्टर के बिल्कुल खत्म होने की कगार में ही है, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।